पीडीएफ आप सभी दोस्तों को मिल गई होगी। अब अपन आगे चलते हैं आज की क्लास के अंदर। तो अब हम शुरू करेंगे दोस्तों नेक्स्ट जो क्लास है अपनी मनोविज्ञान की परिभाषाएं, डेफिनेशंस हम देखेंगे मनोविज्ञान के, जो फैक्ट हैं उनको हम देखेंगे और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो सबसे पहले हम देखते हैं मन। मन, हमारा जो मन है, एक नाम के मनोवैज्ञानिक, मन नाम के मनोवैज्ञानिक भी हुए, तो उन्होंने कहा आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। व्यवहार की जो वैज्ञानिक खोज है ना भाई, आजकल जो मनोविज्ञान है वो किसका मनोविज्ञान है, किसका अध्ययन करता है, व्यवहार का करता है ना। तो बस दूसरे शब्दों में इसको हम कह सकते हैं कि आधुनिक जो मनोविज्ञान है इसका संबंध किससे है, व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से। भाई व्यवहार को इन्होंने वैज्ञानिक खोज माना है मन ने, समझ गए। तो आप मन का क्या करोगे, व्यवहार की मनोवैज्ञानिक खोज, व्यवहार की वैज्ञानिक खोज, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से माना है। फिर हम मॉर्गन की बात करते हैं। मॉर्गन, मुर्रे नाम कई बार आए होंगे आपके दिमाग में, आपके सामने कभी आपने पढ़ा होगा तो चलो मॉर्गन के बारे में हम देखें। तो मॉर्गन ने कहा मनोविज्ञान मानव व पशु व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है, मानव व पशु के व्यवहार का विज्ञान है, ऐसा कहा मॉर्गन ने। देखो मैं से मानव और मैं से मॉर्गन, ठीक है। तो मोर क्या है दोस्तों, मोर जो होता है ना, मोर वो हमारे साथ भी खेलता है और पशुओं के साथ में भी खेलता है। मोर जो है वो मनुष्य के साथ में भी अच्छा व्यवहार करता है और पशुओं के साथ में भी अच्छा व्यवहार करता है। तो मानव व पशु व्यवहार ऐसे याद कर लेना। मोर जो है ना मनुष्य के साथ में, हमारे इंसानों के साथ में भी अच्छा व्यवहार करता है और पशुओं के साथ में भी अच्छा व्यवहार करता है। वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है, किसी को परेशान नहीं करता। बताओ किसको करता है क्या, बल्कि वो तो अपने लिए कितना राष्ट्रीय पक्षी है अपना, इसके अलावा कितना सुंदर होता है, पंख फैलाता है तो कितना अच्छा लगता है। मोर की जो पंखुड़ियाँ होती हैं हम उनको मंदिरों में रखते हैं, झाड़ू वाड़ू लगाते हैं, है ना। और जब वो आवाज़ निकालता है तब भी कितनी प्यारी निकालता है, ठीक है। तो मानव पशु व्यवहार का विज्ञान है क्या, मनोविज्ञान, ऐसा किसने कहा, मॉर्गन ने। तो मोर से क्या याद रखो कि मोर जो है मनुष्य के साथ में अच्छा व्यवहार करता है और पशु के साथ में भी, ठीक है। किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता, ऐसे इंसान मेरे को भी अच्छे लगता है, ठीक है। तो ये मोर भी अच्छा है। इसके अलावा क्रो एम क्रो की अगर अपन बात करते हैं, क्रो एम क्रो, कागला, कागला की बात करें आप, तो मनोविज्ञान जो है ना मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन करता है। मानव के व्यवहार का भी करता है और मानव ने जो संबंध बनाए हैं, प्रकृति और मनुष्य के जो संबंध है, मनुष्य के जो आपसी संबंध है, मनुष्य के जो जीव जंतु से संबंध है, उन सब का अध्ययन करता है क्या, मनोविज्ञान। कौन कहता है, क्रो एम क्रो कहता है, समझ गए। तो मनोविज्ञान किस किस का अध्ययन करता है, मानव के व्यवहार का और मानव के संबंधों का, ठीक। तो क्रो एम क्रो, भाई एक क्रो क्या कहता है, मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है, दूसरा क्रो क्या कहता है, मानव के संबंधों का अध्ययन करता है। दोनों एक साथ हो गए भाई, एक ही जाति के थे, इसलिए इन दोनों के दो स्टेटमेंट है एक ही परिभाषा के अंदर, मानव व्यवहार और मानव संबंध, ठीक है। चलो मामा सु याद रख लीजिए यार, मामा, ठीक, मामा, माँ से मानव व्यवहार और माँ से मानव संबंध, ठीक है। क्रोमा, क्रोमा, क्रोमा की होती है ना, क्रोमा की, तो क्रोमा से याद रख लेना आप, ठीक। चलो गैरिट के अनुसार अपन बात करें तो गैरिट ने केवल मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। ऊपर भी अपन ने देखा था, बताओ आत्मा का विज्ञान इनमें से किस मनोवैज्ञानिक ने माना है, मनोविज्ञान को गैरिट ने माना है, गैरिट ने माना है, ठीक है। सिगमंड फ्राइड की अगर अपन बात करते हैं, सिगमंड फ्राइड, तो फ्रेंड्स सिगमंड फ्राइड जो है इन्होंने मनोविज्ञान को अचेतन का विज्ञान कहा है। अचेतन जो चेतना में नहीं है उसका विज्ञान कहा है, मतलब जो अचेतन है, जो अमूर्त है, मूर्त नहीं है, संज्ञान में जो नहीं है, ठीक है। तो अचेतन जिसको सेकेंडरी अपन कह सकते हैं, तो सिगमंड फ्राइड ने मनोविज्ञान को अचेतन का विज्ञान माना है, ठीक है, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं उसका विज्ञान किसने माना है, सिगमंड फ्राइड ने। तो फ्राइड तो फर कर रहा है वैसे ही अचेतन में। चलो वुडवर्थ की अगर अपन बात करें, वुडवर्थ ने काफी अच्छी परिभाषा दी। मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, भाई सबसे पहले अपनी आत्मा को छोड़ा, आत्मा का अध्ययन था सबसे पहले इतिहास में, फिर मस्तिष्क को अपनाया, फिर मस्तिष्क का भी त्याग कर दिया, मनोर मस्तिष्क का, फिर चेतना को खोया और वर्तमान में व्यवहार को अपनाए हुए है। बस ये परिभाषा तो बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी को याद भी रहती है, मुझे पता है आप सबको याद है। तो ये जो 6 परिभाषाएं हैं ना, ये भाई साहब आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सारी परिभाषाएं एनसीईआरटी से निकाली है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम अगर बात करें, स्किनर की परिभाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉटसन की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पिल्सबरी की भी। तो 3 और हैं, ये टोटल 9 परिभाषाएं आपको याद करनी है, किसी भी हालत में छोड़ना मत। मैं आपको याद करने के तरीके बता रहा हूँ साथ साथ में। चलो देखो, लाइक का बटन तो बनता है एक, और आपके दोस्त जो भी है ना यार उनको शेयर जरूर कर देना। चलो तो देखो बात करें अगर स्किनर की, तो मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है।
स्किनर ने क्या कहा, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और जो मनुष्य अनुभव करता है ना चीजों को, उसका भी विज्ञान है। मनुष्य के अनुभव का भी मनोविज्ञान अध्ययन करता है, ऐसा इनका मानना है। जो जीवन की सभी परिस्थितियों में प्राणी की क्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक है भाई, यस। तो स्किनर के बारे में आपने पता लगा, मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का क्या है, विज्ञान है, जो जीवन की सभी परिस्थितियों में प्राणी की क्रियाओं का अध्ययन करता है। अगर आपको यहां से लेकर के यहां तक याद नहीं करना है ना तो भी काम चल जाएगा। बस आप तो इतना याद रखना कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान, मनोविज्ञान को व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान किसने कहा, तो स्किनर ने कहा। चलो मैं आपको याद करवाता हूं इस चीज को। कैसे याद करोगे, देखो स्किनर से याद करेंगे अपन। स्किनर के अंदर जो ये है ना आधा से और ई, ठीक है, इसको बाहर निकालो, है ना, ई को तो रहने दो, ये जो आधा से है ना इसको बाहर निकाल दो और अब इसको पढ़ो, क्या बनेगा, ये किन्नर बनेगा। किन्नर से मतलब तो आप समझते हैं, किन्नर तो सभी जानते हैं आप किन्नर कौन होते हैं। ठीक है, चलो तो अब किन्नर ने क्या कहा, किन्नरों की सोच देखो कैसी होती है। किन्नर जो होते हैं ना, ये पैसे जब मांग लेते हैं ना अपने से, तो वो जो मांगते हैं उतने अपन नहीं देते हैं ना, तो भाई साहब वो श्राप दे देते हैं। उनका जो व्यवहार है ना, उनके अनुभव का व्यवहार होता है, उनका अनुभव इतना तगड़ा होता है कि अपन इसको कुछ कहेंगे ना तो भाई साहब ये इस आदमी के साथ गलत हो जाएगा। भाई वो तो लाखों मांगेंगे, वो बात नहीं है, वो ऐसे नहीं मांगते हैं। जैसे आप कोई गाड़ी लेके जा रहे हो कहीं मार्केट में, कहीं मिल गए आपको सिटी के अंदर, तो वो मांगेंगे, तो उनको कभी आप 10 रुपये से कम मत देना, क्योंकि वो लेंगे भी नहीं 10 रुपये से कम आपसे। 10 रुपये तो एटलीस्ट आपको देने ही देने होंगे। ठीक है, 20 रुपये दोगे अच्छी बात है, 10 रुपये दोगे तो 10 से कम नहीं लेंगे, बट वो 10 से कम दोगे आप तो लेंगे नहीं, और आपको ऐसे कुछ कह के चले जाएंगे, वो कुछ भी सत्यानाश हो, फलाना हो, डिमक्का हो, है ना, ऐसा कुछ। ठीक, तो ऐसा तो किन्नर क्या है ना, किन्नरों का व्यवहार जो है ना वो अनुभव का विज्ञान होता है। उन्होंने बहुत सारा अनुभव कर लिया, उससे उनका विज्ञान बन गया और ये व्यवहार का विज्ञान हो गया। तो ये किन्नर से याद कर लेना आप, स्किनर। अब मुझे नहीं लगता कि आप छोड़ दोगे इसको, ये परिभाषा आ गई तो गलत कर दोगे, आप बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे, मुझे नहीं लगता गलत करोगे। ठीक है, ये सब आपको याद करवाने के लिए बोला मैंने। जेबी वाटसन, देखो अब जेबी वाटसन जो है ना, वाटसन की बात करें, ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, व्यवहारवाद के जनक कहलाते हैं। मैंने आपको कहा था कि मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान जो है उसकी संभावना भी नहीं कर सकते थे अपन, उसको एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे अगर जेबी वाटसन नहीं होते तो। ठीक है, तो वाटसन की बात करें तो मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध व धनात्मक विज्ञान है। देखो अब वाटसन ने तो वाट ही लगा दी किसमें, व्यवहार को विशुद्ध और धनात्मक विज्ञान कहा है। धनात्मक मतलब खुद ही जनक है व्यवहारवाद का, तो बढ़ाई तो करेंगे ही। ठीक है, तो धनात्मक विज्ञान है और व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है, विशुद्ध और धनात्मक। धन जो है ना, धन वाटसन नहीं कमाया है, आप तो ऐसे समझ लो। मनोविज्ञान में धन जो है वाटसन नहीं कमाया। अब धन कौन सा, पॉपुलरिटी वाला धन, उसने जो पॉपुलरिटी कमाई है। आज अपन भी तो मानते हैं ना वाटसन बहुत तगड़े मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो इन्होंने काफी अच्छे काम किए, विशुद्ध काम किए। राइट, याद हो गई। आगे चलते हैं, पिल्सबरी के बारे में बात करते हैं। देखो मैं याद करवा रहा हूं ना, ये फैक्ट आप हमेशा दिमाग में याद रखना, क्योंकि इनसे ही आपको ये परिभाषाएं याद रहेंगी। जैसे जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ वैसे वैसे याद करते जाना। अगर आपको दिक्कत आती है इन चीज़ों को तो आप रोक करके ये थोड़े हिंट इन परिभाषाओं के सामने लिख लेना, ताकि आपको याद करने में बाद में जब रिवीजन करो तब इजीली याद हो जाए, टाइम खराब नहीं हो अपना। ठीक है, पिल्सबरी क्या है ना, मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा पिल्सबरी ने दी मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में। मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है, मानव का व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, बस इतना सा कह दिया पिल्सबरी ने। तो बारी पिल्सबरी की आई तो व्यवहार का विज्ञान बता दिया। चलो सिंपल सा। देखो अब है ना अपन पढ़ेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, मनोविज्ञान के संप्रदायों को हम लोग अब देखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर ये संप्रदाय से क्या मतलब है यहाँ पे, ये जो स्कूल आपने इंग्लिश में लिखा और हिंदी में लिखा संप्रदाय, आप संप्रदाय से मतलब समझ रहे होंगे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम से। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, हिंदू मुस्लिम से यहाँ पे संप्रदाय का मतलब नहीं है। तो मनोवैज्ञानिक भाषा में अपन देखें तो संप्रदाय का अर्थ होता है विचारधाराओं से, थॉट जो होते हैं ना उनसे, जिन्होंने समय समय पर मनोविज्ञान को प्रभावित किया है। दोस्तों जैसे मैं बात करूँ, चेतना का अध्ययन आपने पीछे पढ़ा, संरचनावाद आपने सुना होगा, मानवतावाद, है ना, क्षेत्र सिद्धांतवाद, ये अपना थोड़ा सा लंबा खींचेगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं, मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं, शुरुआत करते हैं इसकी। देखो संरचनावाद को हम सबसे पहले देखेंगे। राइट, तो संरचनावाद जो है इसका प्रारंभ हुआ था 1879 के अंदर, और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा विधि काम में आई ना, वो आई अंतर्दर्शन प्रयोग विधि। मुख्य प्रकरण जो था इसका संवेदना, या फिर आप कह सकते हैं चेतना। ठीक है, और इसके जो मुख्य प्रवर्तक थे ना, उनका नाम था विलियम वुंट और टिचनर।
एडवर्ड बेडफोर्ड और टिचनर, ठीक है ना, इन्होंने भी इसका काफ़ी सहयोग किया था। वुंट ने भी काफ़ी सहयोग किया था इस विचारधारा का। फिर हम आगे अगर देखें, यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं। देखिए, भारतीय मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1915 में सेनगुप्त द्वारा कोलकाता विश्वविद्यालय में स्थापित करी गई थी। आपने इस चीज़ को जरूर नोट किया होगा और आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर प्रथम प्रयोगशाला 1915 1879 क्या बोल रहे हो? लेकिन हम भारत के अंदर बात कर रहे हैं दोस्तों, भारत के अंदर बात कर रहे हैं। तो भारत में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कब स्थापित की गई और कहाँ, तो कहाँ में आएगा? कोलकाता विश्वविद्यालय। और कब? 1915 के अंदर। किसके द्वारा? सेनगुप्त के द्वारा। याद रखेगा इस चीज को, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपसे विलियम वुंट के बारे में, तो विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी के अंदर लिपजिंग शहर के अंदर जो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है उसमें स्थापित करी थी। तो दोनों ही फैक्ट आपको यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। आई थिंक यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं। ये जो संप्रदाय है ना, तो ये मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय है, सबसे ओल्डेस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है ये, जिसको संप्रदाय हम बोल सकते हैं। और इसकी शुरुआत कब हुई? 1879 से जर्मनी की जो लिपजिंग शहर है वहां से मानी जाती है, जिसके बारे में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, जब जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट ने पहली मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला है उसकी स्थापना करी थी, ठीक है। अब इसके अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है संरचनावाद के बारे में हम बात कर रहे हैं जो, तो विलियम वुंट जो थे, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और इन्होंने कहा था कि हमारे हर अनुभव का जो आधार है ना, वो चेतना है। क्या है दोस्तों? हमारे हर अनुभव का आधार चेतना है। आप कहेंगे सर कैसे है चेतना, हमें तो समझ में नहीं आया। देखो, संरचनावाद जो है ना, इसको अपनी भाषा में समझो आप। जैसे आप सो गए और खर्राटे मार रहे हो, सोने के बाद में हमारे को थोड़ी पता है कि हमारे आसपास में क्या हो रहा है। भाई आप एक बात बताओ, सामने वाला पानी पी रहा है, एक आदमी खा रहा है, क्या हमें बेहोश होने के बाद में पता लगा पाएंगे ये कि वो खा रहा है कि नहीं खा रहा? यानी कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, इसे हम तभी समझ पाएंगे जब हम होश में होंगे, चेतना में होंगे। हमें होश होगा, हम महसूस कर पाएंगे चीज़ों को, हम देख पाएंगे चीज़ों को। मुझे अच्छा गाना सुनाई दे रहा है, मुझे गुलाब की खुशबू आ रही है, ये सब चीज़ें हम अनुभव तभी कर पाएंगे जब हम सो नहीं रहे होंगे, खर्राटे नहीं मार रहे होंगे हम, ठीक है ना। यानी कि हमारे हर अनुभव का आधार क्या है? हमारी चेतना है। ये है इसका मतलब, समझ गए? यानी कि रचनावादियों का जो पासवर्ड है ना, वो आप कह सकते हो चेतना है। संरचनावाद का पासवर्ड ही क्या है दोस्तों? चेतना है। तो इस चेतना को ध्यान रखना बस आप यहाँ पे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इन्होंने कहा था कि हम चेतना को जानते हैं बस केवल, और मनोविज्ञान में चेतना का ही अध्ययन होना चाहिए। देखिए आगे, इस संप्रदाय के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु किसको माना गया? चेतना को माना गया, समझ गए। तो इस संप्रदाय को निर्माणवाद और निर्मितवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसके दूसरे नाम आपको ध्यान रखने हैं, निर्माणवाद और निर्मितवाद, ठीक है। यानी कि हम आगे देखें तो संरचनावाद जो है संप्रदाय, इसकी प्रबल आलोचना विलियम जेम्स ने करी थी। विलियम वुंट तो इसके प्रबल समर्थक है और विलियम जेम्स ने इसकी प्रबल आलोचना करी। ध्यान रखिएगा, दुनिया का प्रथम प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट को माना जाता है, ठीक है ना। निर्मितवादी कहा जाता है इसको इसलिए, यानी कि दुनिया का प्रथम प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसके अलावा आगे हम देखें तो देखिए, विलियम वुंट ने इस संप्रदाय के द्वारा मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाया, ठीक है ना। इसलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान भी कहा जाता, प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक इनको कहा जाता है। इसके पीछे का कारण यही है, ठीक है। इसीलिए विलियम वुंट को दुनिया का प्रथम प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। तो इसके पीछे का आपको कारण पता लग गया कि विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक क्यों कहा जाता है, समझ गए? क्योंकि इन्होंने प्रयोगों के ऊपर बल दिया था। अब विलियम वुंट की हम बात करें और उनके जो अनुयायी हैं वो संरचनावादी कहे जाते हैं, ठीक है। संरचनावादी मनोवैज्ञानिक वो कौन कहे जाते हैं? विलियम वुंट के बारे में ध्यान रखिए, और इनके साथ के जो मनोवैज्ञानिक जो मैंने अभी आपको बताया वो। तो संरचनावाद के अन्य नाम क्या क्या हो गए? आत्मनिरीक्षण और अस्तित्ववाद। आत्मनिरीक्षण और अस्तित्ववाद, इन्होंने कहा कि क्या है ना, चेतना ही हमारे हर अनुभव का आधार है। देखो, इन्होंने कहा था फिर इसके बाद में कि हमारी जो चेतना होती है ना, हमारी चेतना की एक संरचना होती है, और उस संरचना के क्या है? 3 अंग है। हमारी चेतना की एक क्या होती है? संरचना होती है, और संरचना के क्या है? 3 अंग। अब ये 3 अंग कौन कौन से हैं ये मैं आपको बताता हूं। 3 अंगों के बारे में अब मैं आपको लिखा देता हूं यहाँ पे 3 अंग। नंबर 1 जो है वो है संवेदना, संवेदना जिसको हम सेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो है वो है आपका भाव, ठीक है। भाव यानी कि हम बोले तो फीलिंग। और तीसरे नंबर पर आता है अपना प्रतिमा। प्रतिमा तो इसको क्या बोलते हैं? हम इमेज बोलते हैं इंग्लिश के अंदर,
ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। नाम का लॉजिक सुनो। हमारे हर अनुभव का आधार हमारी चेतना है और हमारी चेतना की एक संरचना है, एक स्ट्रक्चर है। इसलिए इस सिद्धांत का नाम क्या पड़ा, इस संप्रदाय का नाम क्या पड़ा भाइयों, संरचनावाद। चेतना का एक शरीर है, बॉडी है, इसकी एक संरचना है और इसके 3 अंग हैं, संवेदना, भाव और आपका प्रतिमा। समझिए इसको आप। जैसे आप कैसे महसूस करते हैं, खुशबू हम नाक से महसूस करते हैं, ठीक है, और स्वाद जो है हम जीभ से महसूस करते हैं कि नहीं करते बताइए, है ना। और देखना आंख से होता है, ठीक है। ठंडा गर्म हमारे स्पर्श से होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे अनुभव का आधार क्या है, हमारी इंद्रियां हैं। यानी कि महसूस अनुभव चेतना के लिए सबसे पहले महसूस करना होगा और वो महसूस ही क्या कहलाएगा, आपका सेंसेशन, यानी कि संरचना। आपको गुलाब की खुशबू महसूस हो रही है नाक से, ठीक है। आपको गुलाब जामुन का जो स्वाद है वो आपका आ रहा है जीभ से। भाई देखो, हमारे को कोई भी चीज महसूस होती है ना, या तो वो हमें अच्छी लगेगी या तो वो हमें बुरी लगेगी, समझ रहे हो। तो ग्रंथ संवेदना हो गई ये, मान लीजिए आप, है ना। यानी कि अरे यार वाह, ये गजब खुशबू आ रही है ना इसकी परफ्यूम की। यानी कि कह रहा है कि आदमी जिसको महसूस कर लेता है, हमारा दिमाग उसकी एक कॉपी, एक पहचान स्टोर कर लेता है, एक इमेज स्टोर कर लेता है। भाई समझो, आपको गुलाब की खुशबू आ रही है और गुलाब आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप पहचान जाते हो ना कि यार वास्तव में ये 100% गुलाब की खुशबू है। ये तो आया ना समझ में। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो याद है, आपकी जो इमेज है, वो दृश्य इमेज है, वो आपकी स्टोरेज ऑलरेडी स्टोर्ड मेमोरी है, उससे हमें इसका पता लग रहा है। वो दिमाग के अंदर एक कॉपी बन करके कैद हो गई है। और अब समझ गए होंगे चेतना की एक संरचना होती है, इसलिए इसको संरचनावाद कहा जाता है। चेतना के 3 अंग हैं। सबसे पहले इंद्रियों से महसूस करते हैं, संवेदना कहलाती है, ठीक है। तो संवेदना होगी, जबकि हम कुछ महसूस करते हैं तो भाव कहलाएगा आपका, ठीक है। जैसे आप कोई मजेदार गाना सुन रहे हो तो वो एक श्रवण संवेदना कहलाएगी, और फिर हम कहेंगे यार वाह क्या गाना है, वाह वाह क्या गाना है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका भाव, फीलिंग कहलाएगी वो आपकी। आइंदा अगर उस गाने की धुन बजाई जाए और गाना ना बजाया जाए तो भी आप पता लग जाएगा कि वो गाना वो है। भाई अपन ट्यून से पता लग जाता है ना, जैसे कोई गाने की ट्यून शुरू होती है पहले, है ना, तो वो एक क्या होता है, भाव हो जाता है। तो आपने जो गाने की धुन को स्टोर किया ना, वो क्या हो गई, आपकी प्रतिमा हो गई। भाई आप उसकी टोन से ही पता लगा रहे हो कि कौन सा गाना बजने वाला है, तो वो इमेज बन गई, तो वो प्रतिमा हो गई। बताओ मेरे को चेतना की 3 संरचना के अंग जो हमें समझ में आए कि नहीं आए? बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे आप लोगों को, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन। देखो टिचनर जो है ना, विलियम वुंट के शिष्य थे। टिचनर किसके शिष्य थे? विलियम वुंट के। और विलियम वुंट जो है ना, इन्होंने चेतना की 2 विशेषताएं बताई थी, एक तो गुण और एक तीव्रता। लेकिन टिचनर जो इनके शिष्य थे, उन्होंने 4 विशेषताएं बताई, 2 और जोड़ दी। कौन कौन सी? गुण और तीव्रता तो ये थी, उसके बाद में एक समय जोड़ दिया, टाइम अवधि, और एक स्पष्टता, ठीक है, स्वच्छंदता जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम देखें, मनोविज्ञान के क्षेत्र में 1879 में विश्व की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट ने अपने शिष्य टिचनर की सहायता से जर्मनी के लिप्जिंग शहर में लिप्जिंग विश्वविद्यालय के अंदर, जो कि वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, वहां पर ये करी थी, ठीक है। अगर हम बात करें आगे, विलियम वुंट ने भाव का त्रिमेव सिद्धांत भी दिया था और भाव के अध्ययन को 3 बिंदु बताए थे, एक तो तनाव नियंत्रण, एक सुखद और दुखद, और एक उत्तेजना शांत। इस तरह से वही उन्हीं के 3 रूप हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पे एक लाइन जोड़ना चाहूँगा, ये नोट्स में है नहीं तो मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा, आप भी लिख सकते हो इस चीज़ को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो संरचनावादी थे, संरचनावादियों की जो विधि है ना, उसे क्या कहा जाता है? आप कमेंट करके बता सकते हो। संरचनावादियों की विधि को क्या कहा जाता है? अंतः दर्शन विधि, अंतः दर्शन विधि के नाम से जाना जाता है। अंतः दर्शन क्यों? क्योंकि चेतना जो है ना, उसको हम देख थोड़ी सकते हैं, चेतना तो हम खुद ही जान रहे हैं खुद की चेतना को, तो इसलिए ये अंतः दर्शन विधि के नाम से जानी गई। चेतना का हम अध्ययन कर रहे हैं लेकिन चेतना को देख नहीं सकते, ठीक है, उसको हम महसूस कर सकते हैं 3 अंगों के हिसाब से, जिसके बारे में अपन ने बात कर ली। सिंपल सी बात है, चेतना दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए संरचनावादियों की जो विधि है इसका नाम पड़ गया अंतः दर्शन विधि। इंट्रोवेंट मेथड हम इसको कह सकते हैं। तो हम इसको सिंपल सा समझेंगे। देखो 1879 में दोस्तों संरचनावाद का जन्म कहां से हुआ? जर्मनी से, ठीक है, ये हमने देख लिया। किसके विचारों से हुआ? जर्मन विचारक विलियम वुंट के विचारों से हुआ, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि एक प्रयोगशाला की स्थापना करी 1879 के अंदर, हम बात कर चुके हैं। अब उस प्रयोगशाला में इन्होंने अध्ययन किसका किया? चेतना का अध्ययन किया, ह्यूमन कॉन्शियसनेस का अध्ययन किया।
इन्होंने कहा कि मानव के हर अनुभव का आधार क्या है भाई, चेतना है, कॉन्शियसनेस है, और चेतना की एक क्या होती है, संरचना होती है। इसी कारण इस संप्रदाय का नाम क्या पड़ा, संरचनावाद। और उन्होंने कहा कि चेतना के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। पहला क्या है, इंद्रियों के द्वारा महसूस करना, संवेदना, तभी तो चेतना होगी, ठीक है। और फिर हम बात करें महसूस करने के बाद में अच्छा या बुरा लगना, भाव कहलाया आपका। और जो हम महसूस करते हैं भविष्य में वो हमारी स्मृति में इमेज बन जाती है, इस भंडारित रहता है, स्टोर हो जाता है, कॉपी बन जाता है, तो हमने उसको क्या कहा, प्रतिमा कहा, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि बाहर से मान लीजिए आपके हाथ में जो मोबाइल है आपको दिख रहा है, आप मुझे भी दिख रहा है, मुझे तो खैर आपका नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है, आपके पास वाले को दिख रहा है। तो उसने कहा कि मैं अपनी चेतना में मोबाइल के बारे में सोच रहा हूँ, तो मुझे तो पता है लेकिन आपको थोड़ी पता है। तो क्योंकि आपकी चेतना को मैं नहीं महसूस कर सकता, मेरी चेतना को आप महसूस नहीं कर सकते, यानी कि चेतना का अध्ययन बाहर से नहीं किया जा सकता, चेतना को सिर्फ अंदर से किया जा सकता है, महसूस, ठीक है। इसीलिए अंतर्दर्शन विधि के जनक कौन माने जाते हैं भैया, विलियम वुंट को ही माना जाता है अंतर्दर्शन विधि के जनक। और लास्ट में मैं आपको बता दूं, क्योंकि वुंट ने दुनिया की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करी, इसलिए वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। प्रयोगात्मक विधि का भी जनक फिर इनको ही माना जाएगा, ये भी जनरल सी बात है, सिंपल सी बात है, आप लोग को इस बात को भी समझना होगा। तो मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रिवाइज भी करवा दिया, बढ़िया तरीके से समझा दिया। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप लोगों को इसको पढ़ना जरूरी था, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो अब हमारा आता है प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवादी संप्रदाय के बारे में हम बात करेंगे। देखो लगभग 1900 के अंदर 1895 के अंदर विलियम जेम्स के नेतृत्व के अंदर मनोविज्ञान का जो प्रकार्यवादी संप्रदाय है उसकी होती है स्टार्टिंग, उसका होता है प्रारंभ, ठीक है। अब लॉजिक को हम यहीं से कनेक्ट करेंगे, संरचनावादियों की चीजों को यहां से कनेक्ट करेंगे अपन, और फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अब देखो संरचनावाद से मैं जोड़ रहा हूं एक लाइन को। देखो जेम्स जो है ना, जेम्स ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि संरचनावाद की चेतना की अवधारणा को ये कह करके उन्होंने नकार दिया कि जब चेतना जो है ना, चेतना दिखाई नहीं देती तो उसके जो आपने 3 अंग बताए हैं ना, उनका क्या मतलब है। अबे गधे, कि चेतना दिखाई नहीं दे रही है तो इनका चेतना का ये 3 मतलब बताने का क्या मतलब है। धो डाला वुंट को, उसकी हालत खराब कर दी। वुंट ने क्या कहा था कि चेतना की एक संरचना है, उसके 3 अंग होते हैं, संवेदना, भाव और प्रतिमा। तो अब ये क्या कह रहा है जेम्स कि गधे, जब चेतना दिखाई नहीं पड़ती तो चेतना के अंग कैसे हो गए। आप इस चीज को लॉजिकली समझ लो भाई। मनुष्य के अंग बताओ, एक चीज समझो आप, हैं 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, नाक है, 2 हाथ हैं। अरे हाँ होता है भाई, होता है, आप कहोगे ना, क्योंकि दिखाई पड़ रहा है, तो ये बात तो मानने वाली है। तो चेतना दिखती ही नहीं है तो उसके अंग कैसे बता रहे हो आप, है ना। तो ये स्टेटमेंट इन्होंने नकार दिया। फिर प्रकार्यवाद आया, ठीक है। तो जेम्स ने वुंट को धो डाला, इसलिए रिजेक्ट कर दिया संरचनावाद ने। तो पक्के आलोचक जेम्स हैं किसके, संरचनावाद के। ये चीज समझ में आ गई आपको। देखो अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। जेम्स जो है ना, जेम्स, उसने एक शब्द का प्रयोग किया और वो शब्द था मूल प्रवृत्ति। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मूल प्रवृत्ति शब्द। जेम्स ने मनोविज्ञान के अंदर सबसे पहले मूल प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया, और इसका जो अर्थ बताया ना, इसने वो बताया कि मनुष्य की ऐसी जन्मजात प्रवृत्ति जो किसी अधिगम का परिणाम नहीं है। ये मैं आपको यहां पर एक्स्ट्रा लिख दे रहा हूं, मनुष्य की ऐसी जन्मजात प्रवृत्ति जो अधिगम का परिणाम नहीं है, अधिगम का परिणाम नहीं है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर मूल प्रवृत्ति सिद्धांत तो शायद मैकडूगल से जुड़ा हुआ है। आ रहा होगा ना, अगर आपने पढ़ रखा है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत को तो आपके समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा दिमाग में कि सर आप तो जेम्स बता रहे हो और हमने मैकडूगल पढ़ रखा है। लेकिन भाई देखो, दोनों चीज अलग है। उन्होंने मूल प्रवृत्ति ये अभिप्रेरणा के परिप्रेक्ष्य के अंदर दिया था, उन्होंने, मैकडूगल ने जो दिया था अभिप्रेरणा के लिए दिया था। तो मूल प्रवृत्ति शब्द को विलियम मैकडूगल ने नहीं दिया था, जेम्स ने दिया था। उन्होंने मूल प्रवृत्ति के अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था मैकडूगल ने। ये दोनों चीजें आप ध्यान रखिएगा। तो मनोविज्ञान में मूल प्रवृत्ति शब्द का सबसे पहले प्रयोग जेम्स ने किया था, और उन्होंने कहा था कि मनुष्य की ऐसी जन्मजात प्रवृत्ति जो अधिगम का परिणाम नहीं होती है, ठीक है, वो मूल प्रवृत्ति में आएगी। जो मनुष्य के अंदर जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो अपने आप पाई जाती हैं। जैसे भोजन ढूंढना, भोजन ढूंढने के लिए हमें कोई कोर्स थोड़ी ज्वाइन करना पड़ता है 4-5 साल का या 6-7 महीने का, नहीं ना, हम भोजन अपने आप ढूंढ लेते हैं। पशु पक्षी भी ढूंढ लेते हैं, सब ढूंढ लेते हैं भोजन के बिना तो कोई जीवित नहीं रहता। आप मानिए कोई सामने वाला आपको गाली दे रहा है तो आपने
किसी से लड़ाई करने के लिए कोई कोर्स थोड़ी ज्वाइन करना है आपको। आप अपने आप उसको गाली दोगे, सामने वाले को गाली दोगे या फिर कोई रिएक्ट तो जरूर करोगे उसके लिए, है ना। तो वो अपने आप अंदर की जो मूल प्रवृत्तियां हैं ना वो बाहर आती हैं, जैसे हंसना, रोना, दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना। इनके लिए कोई कोर्स थोड़ी ज्वाइन करते हैं, ये मूल प्रवृत्तियां हैं। तो ये जो प्रवृत्तियां होती है ना ये लोगों में जन्मजात होती हैं। समझ में आई बात आपको। एक प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कि मूल शब्द, जो मूल प्रवृत्ति शब्द है, इसको मनोविज्ञान में किसने प्रयोग किया। तो ये मोटी मोटी बात याद रखना आप, जेम्स ने प्रयोग किया था इसका। तो दोस्तों प्रकार्यवाद के जनक जो हैं, मूल बात यह है कि जेम्स ने कहा कि हमें चेतना पर नहीं, चेतना के कार्यों के ऊपर फोकस करना चाहिए हमें। इसलिए हम जो जेम्स का संप्रदाय है उसको प्रकार्यवाद संप्रदाय के नाम से जानते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये संप्रदाय सारा कुछ समझ में आ गया होगा। देखो समझने वाली बातें मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। उसके बाद में आपको इन नोट्सों में जो मैं बोलता हूँ ना वो आपको लिखा हुआ मिलेगा, आप टेंशन मत करना। अन्य नाम क्या है इसका, कार्यवाद और कार्यात्मकवाद, ठीक है। अंतर्दर्शन निरीक्षण विधि के बारे में हमने बात कर ली। मुख्य प्रकरण इसका चेतना के कार्य और व्यवहार अधिगम, ठीक है, समझ में आ गया। अभी बता दिया मैंने। मुख्य प्रवर्तक विलियम जेम्स, जो जॉन डीवी थे और एजल, ये हैं। प्रकार्यवादियों का जो मुख्य बल था अधिगम प्रक्रिया तक केंद्रित था, अधिगम की प्रक्रिया पर तक केंद्रित था प्रकार्यवादियों का जो मुख्य बल था वो। इस संप्रदाय ने पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, शिक्षण विधियां, शिक्षण अधिगम विधियां और जो मापन प्रक्रिया है उनकी कार्यपरकता के ऊपर ज्यादा जोर दिया था, ठीक है। अमेरिका में आधुनिक मनोविज्ञान के जन्मदाता विलियम जेम्स ही माने जाते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में भी देख लिया था फर्स्ट क्लास के अंदर। यह संप्रदाय पाठ्यक्रम की उपयोगिता पर जोर देता है। याद रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन जो होती है ना वो लिखी हुई आएंगे आपके सामने। तो अगर आपसे पूछा जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाठ्यक्रम की उपयोगिता पर कौन सा संप्रदाय जोर देता है, तो प्रकार्यवाद। विलियम जेम्स की विचारधारा पर आधारित संप्रदाय कौन सा है, प्रकार्यवाद। प्रसिद्ध अमेरिकन दार्शनिक जॉन डीवी प्रकार्यवाद संप्रदाय के मुख्य समर्थक के बारे में अगर आपसे पूछे तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें आगे, अनौपचारिक रूप से प्रकार्यवाद संप्रदाय का प्रतिपादन 1895 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विलियम जेम्स ने किया था। याद रखिएगा आप लोग ये चीज। और ये संप्रदाय अंतर्निरीक्षण और प्रत्यक्षीकरण के ऊपर बल देता है। प्रत्यक्षीकरण के जो मुख्य स्रोत हैं वो व्याख्या, नाम और पहचान, तीन चीजें हैं। प्रत्यक्षीकरण का निम्न में से कौन सा स्रोत नहीं है, अगर आपसे पूछ ले तो आप बता देना। तीन याद रखोगे तो वो चौथा जो आएगा वो आप कर दीजिएगा। ये संप्रदाय साहचर्य के नियम के ऊपर भी जोर देता है। साहचर्य के नियम हम आगे पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखो कि निम्न में से कौन सा संप्रदाय जो है वो साहचर्य के नियम के ऊपर जोर देता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ पर एक बार और देख लो ध्यानपूर्वक इन चीजों को। अनौपचारिक रूप से प्रकार्यवाद का प्रतिपादन 1895 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विलियम जेम्स ने किया, ठीक है, अनौपचारिक रूप से, ठीक है। और ये संप्रदाय अंतर्निरीक्षण और प्रत्यक्षीकरण की विधियों के ऊपर बल देता है। प्रत्यक्षीकरण के मुख्य स्रोत हैं व्याख्या, नाम और पहचान, तीन चीजें याद रखेगा। और ये संप्रदाय साहचर्य के नियम के ऊपर बल देता है या जोर देता है। मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सारा कुछ मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया है। अब हम आगे बात करेंगे व्यवहारवाद के बारे में। तो व्यवहारवाद का जो कॉन्सेप्ट है अपना, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब आप लोगों से एक निवेदन है, मान एजुकेशन एप्लीकेशन जो है ये आप डाउनलोड कीजिए। और यहाँ पर है ना आपको ये जो पीडीएफ इस लेक्चर की, वो पीडीएफ तो आपको मान एजुकेशन ऐप से ही मिलेंगी पूरी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड अगर आपने कर रखा है, ऐप प्ले स्टोर ओपन करो, वहाँ पे मान एजुकेशन सर्च करो और इंस्टॉल कर रखा है तो ओपन आएगा, इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा। जस्ट ओपन आने के बाद में यहाँ पे 5 स्टार दिखेंगे आपको, रेट दिस ऐप 1 2 3 4 5। तो ये लास्ट वाला जो स्टार है ना 5वें नंबर का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो पूरे ग्रीन हो जाएंगे, राइट। पूरे के पूरे आपको ग्रीन करने के बाद में एक ऊपर जो है आपका रिव्यू देना है आपको, ये ऐसे ग्रीन हो जाएंगे, देखिए पांचों के पांचों स्टार ग्रीन हो जाएंगे। उसके बाद में आपको क्या है ना, यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन आएगा ऊपर ही, ग्रीन करने के बाद में जस्ट पोस्ट का ऑप्शन आ जाता है। तो ये पोस्ट करना है। पोस्ट से पहले एक काम और कर देना, यहाँ पे डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस आएगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, कुछ लिख सकते हो। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना वो आपको कितना समझ में आ रहा है ये आप मेरे को यहाँ पे बताओगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैं आपके सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे प्लीज आप एक बार जरूर से कमेंट करके जाना और ये जरूर से कर देना प्लीज। आपसे मैं और कुछ नहीं मांग रहा हूँ, ये काम जरूर कर दीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। और बाकी नीचे भी जो स्टार आएंगे उनके ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।